This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamualaikum guys, welcome to Alpine Academy, lecture number 2 of your chapter number 4, chemical bonding from your textbook. So today topic that we are going to discuss are coordinate covalent bond, what is dipole moment, and what are the effect of bond energy in formation of and breaking of bonds, and furthermore. So let's begin with coordinate covalent bond. Basically, what is coordinate covalent bond? It is similarly to covalent bond, but the main difference between of the both of them is in covalent bond we shared and we mutually shared electrons of both atoms, but in coordinate covalent bond we wouldn't share their electrons. We totally donate pair of electrons from one atom to another atom. So simply, atoms of group 5a, 6a and 7a having filled its valence shell by sharing its unpaired electrons to form covalent bonds. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 6 से 5 और 7 है, अपने ऑर्बिटल्स यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने आखिरी ऑर्बिट को कंप्लीट करता है. ठीक है, बट वो क्या कर सकता है, कुछ बॉन्ड और भी बना सकता है. ठीक है, लेट सपोज कोई एटम है, उसके पास फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो वो क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेगा किसी दूसरे एटम के साथ और एक प्रोडक्ट बना देगा. ठीक है, दिस डज with another atom having an empty orbital. And this type of bond is called as coordinate covalent bond. तो ऐसे बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया जाता है दूसरे एम्प्टी ऑर्बिटल को. ठीक है, एक ऐसे एटम को हम डोनेट करते हैं जिस एटम के पास आखिरी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली होती है, उस ऑर्बिटल को हम ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी उस इलेक्ट्रॉन को हम सिंपल डोनेट कर देते हैं किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर. तो जाके आपके पास दोनों एटम्स का आपके पास ऑक्टेट या ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है. द एटम प्रोवाइडिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक अप द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज डोनर. जो ऐसा एटम जो अपने पास से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको डोनर बोलते हैं. ठीक है, और वो एटम जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की representation will be an arrow. ठीक है, from the donor to the acceptor. It means that the tail is in front of donor atom, and the arrowhead is behind the acceptor atom. Simply, due to sharing of lone pair, donor contains positive charge and acceptor contains negative charge. ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कब आता है. जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. इसी तरह यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. द डेटिव बॉन्ड कैन बी रिगार्डेड एज कोवेलेंट विद आयनिक कैरेक्टर. अब जो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसको आप डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. ठीक है, अब डेटिव बॉन्ड आपके पास सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है विथ आयनिक कैरेक्टर. ऐसा बॉन्ड जिसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आ रहा हो उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड सिंपल बोलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ डेटिव बॉन्ड. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डेटिव बॉन्ड इज अमोनियम आयन. ठीक है, सबसे पहले हम अमोनियम आयन कैसे बनाते हैं. अमोनियम आयन बनाने के लिए आपके पास एक अमोनिया रिक्वायर्ड है. ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है NH3. अब इस NH3 के फॉर्मूले में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास N के होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये 2 जो आपके पास हैं ऊपर ये इसके लोन पेयर हैं. ठीक है, और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के शेयर करने की कोशिश करता है. ठीक है, ताकि हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए. हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट मीन्स कि ऐसा कंपाउंड जिसमें आखिरी शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसको ड्यूप्लेट बोलते हैं. ठीक है, ताकि उसका हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो सके और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच हाइड्रोजन एटम. सो if we react ammonia with hydrogen
cation. Hydrogen cation means this hydrogen has zero electrons, and this positive sign represent us that the electron will has to be removed from this hydrogen atom by applying some energy. So if we react this positive ion hydrogen which has zero electrons, and what will happen, this nitrogen lone pair is donated to this hydrogen pair, hydrogen electron, hydrogen atom. तो सिंपली यहाँ पे जो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. अब ये जो हाइड्रोजन है इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इसको दे देगा. ठीक है, यहाँ जी सिंगल एरो का आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गई. एरो मीन्स कि वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अब इन डॉट स्ट्रक्चर को आप सिंपल लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, लाइन स्ट्रक्चर मीन्स कि आपके पास जो सिंगल डिफरेंट डॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का एटम और नाइट्रोजन का एटम जब मिल रहे हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहा है, और हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंपल स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये तीन सिंपल आपके पास कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और आपके पास सिंपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जो कि एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. Other examples of your book are POCl3 and CH3NO2. तो हमें सबसे पहले जो है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का स्ट्रक्चर देखना है, जिसमें आपके पास फॉस्फोरस है, उसमें टोटल होते हैं आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन की कैटेगरी का है, यानी नाइट्रोजन की ग्रुप का है, तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो यहाँ पे जो P है इस फॉर्मूले में, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में ये Cl के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जिस तरह अमोनिया में नाइट्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है H के साथ. तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, अब उसके फॉस्फोरस के पास स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हैं, यानी अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एटम मेहनत करता है. ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, ये एक ऐसा फर्दर डिफरेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा जिसके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. सिंपल यहाँ पे ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो फॉस्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, उस लोन पेयर को डोनेट कर देगा, और ऑक्सीजन उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, इस हिसाब से आपके पास जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके ऊपर फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों में है. ठीक है, इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास CH3NO2 का है, जिसको आप नाइट्रोमीथेन बोलते हैं. ठीक है, अब नाइट्रोमीथेन में आपके पास जो C है वो बेसिकली 4 डिफरेंट कंपाउंड के साथ, यानी एक कंपाउंड है यानी हाइड्रोजन, उसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और दूसरा है नाइट्रोजन जिसके साथ रिएक्ट होकर वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहा है. बट द डिफरेंस हियर इज नाइट्रोजन इज मेकिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास नाइट्रोजन है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है किसी एक ऑक्सीजन के साथ. यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. इसका मतलब नाइट्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयर्ड होकर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन उस सी के साथ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, एक सी के साथ, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए. बाकी नाइट्रोजन के पास स्टिल लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर वो किसको ट्रांसफर कर देगा, दूसरे ऑक्सीजन एटम को जिसके पास 2 की कमी होगी. ठीक है, और जब ये ट्रांसफर करेगा तो इसके पास आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, ये दोनों इसकी आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स थी. होप यू विल अंडरस्टैंड easy. Okay, so what is dipole moment? Basically a magnet has the magnetic moment ml, where m is equals to polar strength and l is equals to distance between the two poles. A magnet tends to become orientated in a magnetic field. तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी क्या ओरिएंटेशन होती है, कैसे मूव करता है, कैसे वो रोटेट करता है, उसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ठीक है, बट अगर हम डायपोल की बात करें, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डायपोल की बात करते हैं.
डायपोल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल को बोलते हैं, ठीक है। डायपोल वो मॉलिक्यूल होता है जो पोलर होता है, इट्स मीन कि उसके ऊपर पोलैरिटीज होंगे, ठीक है। पोलैरिटीज मीन्स उसके ऊपर चार्जेस होंगे प्लस और माइनस। डायपोल्स मीन दो पोल, एक प्लस एक माइनस का पोल, ठीक है। अब अ डायपोल मोमेंट बेसिकली टेंड्स टू बिकम ओरिएंटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल, आपके पास जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो पोलर होता है, वो कैसे ओरिएंट करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उस टेंडेंसी को आप डायपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट ईच पोल मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन बताती है कि ये प्रोडक्ट है किसका, बेसिकली चार्ज का और दोनों चार्जेस या दो चार्जेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस का, ठीक है। तो उसको आपको सिंपल लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डी, और ये म्यू आपके पास डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट कूलम मीटर है, जो बाद में इसका यूनिट एक्सप्रेस किया गया था, बट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके पास इसका यूनिट था वो था डी बाय, ठीक है। ये पीटर डिवाइन डिनोट किया था इसका यूनिट। तो इसको सिंपल डायपोल मोमेंट को हम डी बाय में कैलकुलेट करते हैं, और जो कि आपके पास सिंपल 1 डी बाय बराबर होता है 10⁻⁻18 इस यू इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास सिंपल कूलम मीटर में अगर हम इसकी वैल्यू देखें 1 डी बाई की, तो ये बराबर होता है 3.335 x⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Let's consider the dipole moment of different molecules. What happens if the molecules are of different arrangement and different properties? What will be the dipole moment of each different molecule? So in same molecules, it means same atoms will combine together to form a molecules have a zero dipole moment, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका एटम सेम होता है, लेट्स सपोज Cl2 हो गया, क्लोरीन है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये सब क्या हैं, सिमिलर एटम्स के मॉलिक्यूल हैं। तो इसका डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा डायपोल मोमेंट इसका जीरो? क्योंकि आपके पास जो भी दो एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल डायपोल मोमेंट को वो जीरो कंसिडर कर देंगे, यानी किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो किसी भी ओरिएंटेशन में मूव नहीं करेंगे। Molecules which are made up of dissimilar atom will be polar and have some dipole moment. Dipole moment highly depends on electronegativity. अब ऐसे मॉलिक्यूल जो डिसिमिलर हैं, डिसिमिलर मीन्स कि जिनकी दोनों एटम्स एक दूसरे से चेंज हो। लेट्स सपोज HCl, ठीक है। H आपके पास एक दूसरा एटम है, Cl आपके पास दूसरा अपोजिट एटम है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो उनकी डायपोल मोमेंट कुछ वैल्यू में होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं बनता। हाइड्रोजन का 2.1 है, क्लोरीन का 3 है, जब माइनस करते हैं तो 0.9 आता है, और 0.9 की कुछ ना कुछ डी बाय में कोई ना कोई वैल्यू होती है, यानी इसकी डायपोल मोमेंट होगी। what will happen if your molecule is polyatomic state? Polyatomic means कि उस ऐसा molecule जिसमें तीन एटम आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कंडीशन है, द डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। देखें, तीन के एटम तो आ रहे हैं, अब तीन एटम में उस एटम्स की एक तो पोलैरिटीज, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डायपोल मोमेंट की कितना चार्ज बच रहा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो यानी वो उसकी डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसकी अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। अगर अरेंजमेंट लीनियर है तो डायपोल मोमेंट जीरो होता है, अगर अरेंजमेंट एंगुलर है तो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, सिमेट्रिकल होता है तो भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो ये सारी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट उस पर डिपेंड करती है कि कोई मॉलिक्यूल कैसे अरेंज हुआ होगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। डायपोल मोमेंट विद डिफरेंट ज्योमेट्रीज। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम डायपोल मोमेंट निकालें तो हमारे पास डायपोल मोमेंट किसकी जीरो आ रही हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स ये CH4 है, CH4 यानी एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन इस जगह, एक हाइड्रोजन इस जगह। ये चार के चार हाइड्रोजन एक दूसरे से सेम एंगल के ऊपर अरेंज्ड है,
जब भी एक दूसरे से कोई भी एक एटम, मल्टीपल एटम्स उसकी सेम एंगल्स पे अरेंज होते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, यानी वो एक दूसरे से ऐसे अरेंज हुए हैं कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कोई भी एक एटम एक दूसरे से ज़रा से भी वेरिएशंस नहीं क्रिएट कर रहा है एंगल्स में। जब वो वेरिएशंस नहीं क्रिएट कर रहा तो कोई रिपल्जन फोर्स नहीं हो रही, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं आ रहा। तो जब कोई चार्ज नहीं आता तो डायपोल मोमेंट उसकी सिंपल 0 होती है। ये तीनों स्ट्रक्चर आपके पास उसी के हैं कि कार्बन को अगर CCl के साथ देखें, जैसे CH4 है उसका डायपोल मोमेंट कुछ नहीं होता, CCl4 है उसका भी डायपोल मोमेंट कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो सेकंड एग्जांपल है आपकी CCl4 की है, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और ये टोटल 4 Cl। और CCl4 की भी डायपोल मोमेंट कुछ नहीं होता है। और आपके पास CHCl3 का भी डायपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर पे आ जाएं, जैसे लीनियर स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका डायपोल मोमेंट भी आपके पास 0 निकल के आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से जो एक ऑक्सीजन है, यहाँ से तो दूसरा ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं कार्बन को। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो इसकी ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रही है, इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और ये वाला एरो लेफ्ट साइड मूव करने की कोशिश करेगा। जब दोनों तरफ की बराबर की फोर्सेस से मूव करने की कोशिश कर रहा होगा तो किसी जगह भी कोई चीज़ मूव नहीं करेगी, तो इस हिसाब से उसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, इसी तरह यहाँ पे भी ये डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कोई ना कोई डायरेक्शन दोनों की बराबर है। यानी दोनों की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में अगर मॉलिक्यूल्स में की डायरेक्शन सेम हो जाए तो उसकी डायपोल मोमेंट होती है, अगर मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो जाए तो उसकी डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा था, इन सब स्ट्रक्चर्स में 0 क्यों हो रही थी डायपोल मोमेंट? क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट थी। ये जो ऊपर एच है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और जो नीचे एच लगा है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसी तरह ये वाले जो राइट साइड पे एरो लगा है उसकी राइट साइड की तरफ है, और जो लेफ्ट साइड पे है तो उसकी लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन है मूवमेंट की। तो इस हिसाब से ये चारों की चारों डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो जिस वजह से आपके पास डायपोल मोमेंट इन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का 0 आता है। और अनसिमेट्रिकल या थोड़े जिनकी डायपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होती हैं उनका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। तो प्रीवियसली हमने देखा था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है और आपके पास कितने तरीके के आपके पास कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट आपके पास 0 होता है। और सिंपल इसी तरह जैसे CS2 हो गया, CO2 हो गया, ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट आपके पास 0 होता है। और भी अदर हैं जैसे CO2 है, Cl2 है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स, उनका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है। अब बात करते हैं आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। अब आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ये है कि कोई भी एटम जो एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन उसमें एटम्स के ऊपर जो पोलैरिटीज आ जाती हैं उसको आयनिक कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मीन ऐसे एटम जिनका न्यूक्लियस सेम है। ठीक है, होमोन्यूक्लियर यानी H2, ड्यू टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर नॉन पोलर। तो अगर हम होमोन्यूक्लियर ले लें, होमोन्यूक्लियर जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन में बनाता हूँ तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ठीक है, 2.1 होती है। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1। जब 2.1 में से माइनस हो जाएगा तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा 0। इसका मतलब कोई पोलैरिटी नहीं है, किसी भी एक एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा। ठीक है, second point is due to unsymmetrical distribution of electron, one atom acquire partial positive charge and the other acquire negative charge। इसका मतलब ये है कि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस इलेक्ट्रॉन जो है कहते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन में नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से जो है कहते हैं एक एटम पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा एटम पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। द अबव कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो ऊपर वाली बात कही है वही आपके पास बेसिकली आयनिक कैरेक्टर है, जिसमें आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाती है। कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रही होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है और जिस एटम का बहुत ज़्यादा है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है नॉन पोलर और पोलर की। ठीक है, अब इसमें नॉन पोलर में क्या हो रहा है कि जो एटम है वो एक दूसरे के साथ शेयर तो हो रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा इनकी शेयरिंग में। ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यहाँ पे भी इतने ही साइज़ का है और उस तरफ भी उतने ही साइज़ का, तो एक ओवल शेप बना हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे जो एफ एफ है दोनों सेम है। इसी तरह दूसरा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और प्रीवियस वाले केस में कोई चार्ज नहीं आ रहा था। ठीक है, ये गलत लिखे हुए चार्जेस, बेसिकली यहाँ इस पे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं आता क्योंकि दोनों सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से माइनस हो जाएगी तो कोई चार्ज नहीं आएगा। बट इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल देयर विल बी अ पोलैरिटी डिफरेंस बिटवीन बोथ एटम्स, लाइक हाइड्रोजन हैज लेस पोलर देन fluorine atom, and the fluorine is the highest electronegative element in this periodic table. So the difference between the electronegativity is very high. It means there will be a polarity in fluorine as well as hydrogen. ठीक है, और इसके साइज से भी पता चल रहा है कि ये वाला जो साइज है ये थोड़ा छोटा है, ठीक है, और ये वाला साइज जो है ये थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्जेस हैं या यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आयनिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है आयनिक कैरेक्टर, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आयनिक कैरेक्टर होगा, जितनी कम होगी उतनी ही आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो HF है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसके मुकाबले, HCl। क्यों? क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी ज़्यादा ही आएगा। Ionic character affect the properties of compounds like solubility, melting point, boiling point and bond length associated with bond energy। जो भी आयनिक कैरेक्टर है आपका किसी भी मॉलिक्यूल का वो अफेक्ट करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को। अगर ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रांग हो जाएगा, अगर कम आयनिक कैरेक्टर आएगा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? The energy required to break a bond between two atoms in a diatomic molecule is known as bond energy। ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ दे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बेसिकली इसका यूनिट क्या होता है बॉन्ड एनर्जी का, किलो जूल पर मोल में वेरी करते हैं इसको। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो भी एटम है, दो एटम मिलते हैं और मिले हुए एटम्स को तोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ पे बेसिकली कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है जिसकी बदौलत वो एटम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम पहले रिएक्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रहा है 2H में। यहाँ क्या किया है हमने, यहाँ पे वर्क डन किया है। कितना वर्क डन किया है? 435 किलो जूल पर मोल। ये हमारा वो वर्क डन है जो हमने इस पे किया है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे स्टेप में क्या है, H प्लस H रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म H2। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हीट निकल रही है वो भी कितनी है, -435। यानी जितनी हीट हमने दी उस अमाउंट मतलब उस एटम या मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए उतनी ही हीट हमें रिक्वायर्ड है, उस मतलब उतनी ही हीट उसमें निकलती है जब वो मॉलिक्यूल बनता है। तो सिंपल अगर हम इसको कहना चाहें कि ऑल्टरनेटिव बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मिंग एनर्जी सेम फॉर ईच मॉलिक्यूल, यानी बॉन्ड बनने की और बॉन्ड टूट जाने की जो एनर्जी है वो बराबर होती है। ठीक है, जनरली बॉन्ड एनर्जी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्यों पोलर होते हैं, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है? अब जितना वो पोलर होगा उतना ही डिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही जो ये कहते हैं बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो बॉन्ड की डिसोसिएशन होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन मीन बॉन्ड का टूट जाना, सिंपल आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सॉरी, बॉन्ड का बन जाना। ठीक है, बॉन्ड का बन जाना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट उसकी अपोजिट क्या है, जब बॉन्ड टूटता है तो हम कुछ एनर्जी देते हैं। तो सिंपल बॉन्ड का बन जाना यानी सॉरी बॉन्ड को तोड़ देना आपके पास सिंपल एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। यानी डिसोसिएशन मींस बॉन्ड को तोड़ना, आपके पास सिंपल एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हीट दे रहे हो। तो एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें आप हीट रिलीज कर रहे होते हो। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन फैक्टर विच आर आयनिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, आयनिक कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ की। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स में बात करें तो मैंने अभी आपको एक चार्ट एक्सप्लेन किया था प्रीवियसली कि कोवेलेंट बॉन्ड में जितने ज़्यादा रैम होंगी, रैम नहीं सॉरी, बेसिकली जितनी ज़्यादा जो कहते हैं आपके पास आयनिक कैरेक्टर होगा उसका,
तो उतनी ही ज़्यादा दो एटम्स के बीच में जितनी ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ही आपके पास बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह जितना ज़्यादा आपके पास बॉन्ड लेंथ होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और जितना कम आपके पास बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। यानी जितना ज़्यादा आपके पास एटम एक दूसरे से क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी उस उस एटम को तोड़ने की जो एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। सो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आपने पढ़ा, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन बॉन्ड के अंदर जो डिनोशंस होती हैं, सिंपल आप रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं बॉन्ड्स को, तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। बट सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि आपके पास जो बॉन्ड हैं वो किस तरीके से किन थ्योरीज की बेसिस पे एक दूसरे के साथ मिलके बन रहे होते हैं। तो आपके पास टोटल दो थ्योरी होती हैं, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, और ये दोनों थ्योरी एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव हैं, यानी अगर एक थ्योरी अगर एक बात बोल रही है तो दूसरी थ्योरी भी वही बात दूसरे अंदाज में बोल रही है। ठीक है, दोनों थ्योरीज का मैं ये कहना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो आपके पास टोटल दोनों बॉन्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है, दोनों जो भी एटम्स हैं उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी इसी के बिल्कुल सेम है, जिसमें आपके पास ये होता है कि जब भी ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो आपका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में ही रहते हैं। ठीक है, यानी आपके पास जो जितने भी एटॉमिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट बॉन्ड बनने के जो दो एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल में ही रहते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके पास ये है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कहते हैं एक बड़े से मॉलिक्यूल में ही रहते हैं। ठीक है, अब आपके पास सिंपल आ जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन होते हैं। उसकी दो काइंड है मॉलिक्यूल की, सबसे पहला आता है मॉलिक्यूलर bonding orbital and the other one is anti bonding molecular orbital. Molecular orbital bonding orbital क्या है? A molecular orbital having lower electron density in the region between two nuclei having lower energy from parent atomic orbital, it's known as molecular bonding orbital. ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा लो एनर्जी है, तो उसको आप मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके पास यहाँ कौन सा वाला है, यहाँ जो ये नीचे है, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके पास ये है जिसमें आपके पास सिंपल दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे 2pz हैं। ठीक है, ये 2pz ये आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिले तो एक बनेगा आपके पास मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, लाइकलीहुड सेम एक ही चीज़ है, यानी इन सबको यानी बिल्कुल चांसेस इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने के। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है कहते हैं हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी भी बहुत कम होती है, इस वजह से इनको मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहा जाता है। दूसरे आपके पास आते हैं मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें क्या होता है, आपकी जो एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स पैरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिस वजह से बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत कम होती है, जिसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस वजह से इसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। उसके अलावा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को स्टेरिक से डिनोट किया जाता है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर के बीच में लगता है तो सिग्मा स्टेरिक से डिनोट करते हैं, अगर ये पाई बॉन्ड के साथ लगता है तो इसको पाई स्टेरिक डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? Sigma bond is a type of bond in which two orbitals of different atoms overlapped head to head. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं उसको आप बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। लेट सपोज अगर हमने पढ़ी थी ओरिएंटेशन जैसे px है तो उसकी ओरिएंटेशन ऐसी होती है।
ठीक है। इसी तरह दूसरा px जो होगा किसी दूसरे एटम का, अगर ये हेड टू हेड ओवरलैप करें, हेड टू हेड मीन्स यानी ये जो ये हेड है ये इस हेड के साथ मिल जाए, ठीक है, इसको आप बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बन जाना, ठीक है। ये आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो सिंपल आपके पास एक और भी एक अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो ये आपके पास एक s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल होता है, और ये आपके पास एक p ऑर्बिटल है। जो ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड कहलाती है, ठीक है। दो तरीके के सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एस एस ऑर्बिटल के बीच में, उसके अलावा एस पी ऑर्बिटल के बीच में, उसके अलावा पी पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये तीनों के तीनों आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है, जो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और ऑर्बिटल शो कर रहे होते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैप्ड हुए हैं विद रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होती है, जिसमें आपके पास एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ मिलके हेड टू हेड ओवरलैप करके एस एस सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। इन दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग वन एस ऑर्बिटल फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग एटम अंडरगोज हेड ऑन ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसका मतलब ये है कि इस ओवरलैपिंग में आपके पास हर एटम का एक एस ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, यानी दोनों न्यूक्लियस सेम एक्सिस पे होता है। एन एस ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फिल्ड बिफोर इट ओवरलैप विद अनदर। हमेशा कोई भी एक ऑर्बिटल जब भी एक दूसरे से हेड टू हेड ओवरलैप करता है या कोई भी बॉन्ड बनाता है तो उसको हमेशा हाफ फिल्ड होना पड़ता है ताकि वो किसी के साथ मिल सके। अगर फुल फिल्ड होगा तो किसी के साथ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, यानी वो ऑलरेडी फिल्ड है तो उसको हाफ फिल्ड होना पड़ेगा, या जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक की कमी होती है जिसकी वजह से वो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं। The overlapping of two s orbital resulting in a sigma bond is illustrated above. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो नीचे वाली फिगर बता रही है illustrated below that the overlapping of two s orbitals form a sigma bond. So this type of overlap occurs in H2 molecules and also helium molecules. सॉरी हीलियम मॉलिक्यूल्स में आपके पास तो ओवरलैपिंग होगी नहीं क्योंकि आपके हीलियम मॉलिक्यूल्स का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, वो इनर्ट गैस मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वो किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन आपके पास हाफ फील्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आपके पास हाफ फील्ड है। सिर्फ एक ऐसा ही एटम है जो आपके पास हाफ फील्ड है, वो सिर्फ हाइड्रोजन है एस ऑर्बिटल में, ठीक है, जो हाफ फील्ड है, पहला एटम। तो यहाँ पे ये सिंपल उसकी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एस ओवरलैपिंग हो रही है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जिसमें आपके पास एक s ऑर्बिटल हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ p, ठीक है, यानी p ऑर्बिटल के साथ। तो आपके पास जो है कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन HCl एंड overlap of 3pz orbitals belonging to the chlorine atom and s orbital of the hydrogen atom। इसका मतलब ये है कि अगर हम HCl की एग्जांपल लेते हैं तो HCl में जो H है उसका जो S है उसके आधा ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उसके अलावा Cl का जो 3pz है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की एग्जांपल क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल का शेप डम्बल शेप होता है। जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हेड टू हेड, बेसिकली ये हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, तो ये आपके पास sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहलाता है। pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होती है? pp ऑर्बिटल में आपके पास दो p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होंगे हेड टू हेड, इसको आप बोलते हैं pp सिग्मा ओवरलैपिंग, ठीक है। In this condition, one half-filled p orbital from each participating atom undergoes head-on overlapping along the neutral axis। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है किसकी, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स की दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल फीचर्स अ pp ऑर्बिटल ऑफ the 3pz orbitals of two chlorine atom. It is important to note that the head-to-head overlapping of two p orbitals gives a sigma bond, whereas the lateral overlap of these orbitals leads to formation of pi bond. अगर हम Cl2 की एग्जांपल लेते हैं तो Cl2 के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो एक इलेक्ट्रॉन आपके 3pz ऑर्बिटल में होता है, यानी उस 3pz ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए, तो वो उस दूसरे Cl के
CpZ वाले के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इसमें pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी इनके जो लोब है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा होगा हेड टू हेड, और यहाँ पे ये एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होती, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तब जाके आपके पास सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं बन सकता। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो सिंपल पाई बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, ये सब क्या है, उसके अलावा जो है कहते हैं आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, कौन सी वैलेंस रिपल्जन थ्योरी क्या होती है, वो क्या बताती है, कैसे एटम रिएक्ट करते हैं, और कितने बॉन्ड पेयर्स की वजह से उसकी ज्योमेट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम शेप स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डील करेंगे। ठीक है। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.